क्लास शुरू की जाती है भाई। आधुनिक भारत का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ा, किस प्रकार से यूरोप के लोग भारत आए, अपने उपनिवेश को स्थापित किया। उनमें सबसे सफल अंग्रेज रहे, जो कि लगभग 1947 तक हमारे यहाँ रहे और देश पे शासन करने में भी सफल रहे। हालांकि सबसे बाद में पुर्तगाली गए, लेकिन कुछ ही जगह पे उनके उपनिवेश थे, वो व्यापार कर रहे थे। बंगाल अपने आप में इंपॉर्टेंट जगह है उस समय। अगर उस समय के बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल आज का अपना पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, पूरा उड़ीसा और पूरा बिहार, ये वाला पूरा क्षेत्र बंगाल था। और ये उपजाऊ जमीन थी। आप इस बात से अंदाजा लगा लो, 18वीं शताब्दी में यूरोप को जो चीजें आयात की जाती थी, उनमें 60% सिर्फ बंगाल से जाती थी। तो अंग्रेजों के लिए तो एक प्रकार के सोने की खान ही हुआ करती थी बंगाल। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बंगाल के नवाब और ब्रिटिश कंपनी। आपको हम बता चुके थे 1651 में अंग्रेजों की पहली कोठी बंगाल में इन लोगों ने लगाई और व्यापार करना शुरू किया। शाह शुजा की परमिशन के बाद इन्होंने कोठी लगाई। उसके बाद 1699 में अजी मुस्तान, जो कि औरंगजेब के पोते हुआ करते थे, इनसे 3 गांव लिए गए, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, और कलकत्ता शहर की स्थापना की गई 1699 में। आपको बताया था कलकत्ता का वास्तुकार जॉब चौरनाक है। समय आगे बढ़ता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये एक टर्निंग पॉइंट है 1707। औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद मुगल साम्राज्य कहीं ना कहीं यहाँ से उसका पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो आगे हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक में, उत्तर मुगल काल 1707 से लेकर 1857, 1707 से 1857 का जो कार्यकाल था लगभग 150 साल का। इसमें बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक जो लोग थे, ये सब बिल्कुल शासन करने के योग्य प्राणी नहीं थे। और औरंगजेब के मरने के बाद कुछ स्वायत्त शासन की कहानी शुरू हुई, जिस प्रकार से हैदराबाद बसेगा, अवध बसाया जाएगा, अवध डेवलप होगा स्वायत्त शासन में, बंगाल में स्वायत्त शासन शुरू होगा, ये चीजें शुरू होंगी। क्योंकि औरंगजेब एक मजबूत राजा थे, सबको मालूम है, सबसे ज्यादा सूबे औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ करते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठते हैं। कहानी बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल में स्वायत्त शासन की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान को 1700 में बंगाल का दीवान बनाया गया था। बंगाल का दीवान 1707 में बंगाल का दीवान बनाया गया था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी दीवान बने रहे। इसके बाद जब फर्रुखसियर गद्दी में बैठे तो इनको यहाँ का सूबेदार बना दिया गया और ये बंगाल के सूबेदार बन गए। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में स्वायत्त शासन की स्थापना की। स्वायत्त का अर्थ ये होता है कि अपने निर्णय स्वयं लेना। वो केंद्र के अंतर्गत तो थे, लेकिन अपने जो डिसीजन थे स्वयं लेते थे मुर्शीद कुली खान। एक बात जरूर थी, जो बंगाल का राजस्व बनता था वो केंद्र को भेज दिया जाता था। तो बंगाल का जो पहला नवाब बना वो बनते हैं मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान बंगाल के पहले नवाब बनते हैं। इनके समय तक सब बढ़िया था। हमने आपको पहले ही बताया बंगाल का जो क्षेत्र था काफी धनवान था, यानी पैसे की दिक्कत नहीं थी। और जहां पैसा ज्यादा होता है वहां इस तरीके के डिस्प्यूट्स भी ज्यादा बनेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे मुर्शीद कुली खान ने कुछ समय तक शासन किया। मुर्शीद कुली खान के बाद इनके जो दामाद थे सुजाउद्दीन, वो गद्दी पे बैठते हैं। ये भी ज्यादा दिन तक काम नहीं करेंगे। सुजाउद्दीन गद्दी पे बैठेंगे और बंगाल के सूबेदार यानी नवाब ये बनते चले जाएंगे। इनके शासन में भी कोई बड़ी घटना नहीं होती है। इसके बाद सरफराज खान को गद्दी मिलेगी। सरफराज खान इनके पुत्र थे। ये अत्यंत ही विलासी व्यक्ति थे और शासन पे ध्यान नहीं देते थे। जनता कहीं न कहीं परेशान थी। यहां पे सत्ता हथियाई गई। इनके एक सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था अली वर्दी खान। एक षड्यंत्र हुआ जिसमें जगत सेठ अली वर्दी खान थे। एक गिलिया के युद्ध में इनकी हत्या कर दी जाती है। सरफराज खान की जो हत्या कर दी जाती है, इसके बाद गद्दी आती है अली वर्दी खान के हाथ में। अली वर्दी खान
आप एक चीज देखें, मुर्शीद कुली खां पहले दीवान बनाए गए, दीवान के बाद इन्होंने स्वायत्त शासन की व्यवस्था वहां पर शुरू की, इन्होंने अपने निर्णय स्वयं लिए। बंगाल में पैसे की कोई कमी नहीं थी। आज के दृष्टिकोण से भी आप अगर देख लें, जो हमने उड़ीसा का क्षेत्र बताया, जो बिहार का क्षेत्र बताया, आज उसमें झारखंड भी आ जाएगा लगभग, तो ये यहाँ से खनिज भी निकलता था और उपजाऊ मिट्टी भी थी। आज भी हमको मालूम है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है, बिहार में गेहूं चावल दोनों पैदा होता है, उड़ीसा झारखंड खनिज के लिए जाना जाता है, और भारत की सबसे बड़ी जो कोयले की खान है वो यही है। हालांकि इस समय तक इतनी मशीनरीज या ये हम कहें कि औद्योगिक क्रांति उत्पन्न नहीं हुई थी, ये आगे चल के लेकिन अंग्रेजों को औद्योगिक क्रांति में कोयला बहुत ज्यादा प्रॉफिट करता है। अलीवर्दी खां ये जब बंगाल के नवाब बने तो ये मनी माइंडेड व्यक्ति थे। इनका एक स्टेटमेंट अक्सर पूछा जाता है, इन्होंने अंग्रेजों को मधुमक्खी की संज्ञा दी थी। इन्होंने कहा था यदि इनको ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और छेड़ा जाएगा तो काट काट कर मार डालेंगी। शहद का मतलब होता है रेवेन्यू, यानी ये जो कर रहे हैं इनको करने दो। ऐसा कहा जा सकता है कि अलीवर्दी खां के समय पर सबसे ज्यादा अंग्रेज यहाँ पे डेवलप हुए और इनकी जो काम काज के तरीके थे वो यहाँ पे बढ़ना शुरू हुए। अलीवर्दी खां को काफी दिन तक मराठों से भी संघर्ष करना पड़ा। आप अगर देखो मैप में तो कहाँ पे बंगाल है और कहाँ महाराष्ट्र के मराठे हैं, लेकिन मराठे इनके ऊपर कई बार हमला कर चुके थे। उनको एक प्रकार का चौथ चाहिए था। इन्होंने कभी भी मराठों से कोई भी जवाब मतलब लड़ाई नहीं की। अंततः एक सौदा तय किया, इन्होंने कहा 12 लाख रुपए साल। मराठे मान जाते हैं 12 लाख रुपए साल। दूसरा, मराठों को कहीं अंदाजा लगा होगा कि पैसा कुछ कम लग रहा है, तो उन्होंने फिर एक डिमांड रख दी। इन्होंने कहा कि कुछ एक जमीन हमें चाहिए जहां पे हम लगान वसूल कर सकें, राजस्व वसूल कर सकें। जमीन दी गई। एक जमीन का टुकड़ा उड़ीसा के पास का दिया गया, जिसमें 100 साल तक मराठों ने शासन किया। वहां पे 36 किले बनाए थे। आगे चल के हमारा जो नया राज्य 2000 में छत्तीसगढ़ बना, उसका इसी नाम पे नामकरण किया गया था। यहाँ पर 36 किले यानी छत्तीसगढ़ बनाए गए थे। मराठों ने तकरीबन 100 साल तक शासन किया था। यहाँ पे एक शर्त और रखी गई थी। वो शर्त ये थी, अलीवर्दी खान ने एक मराठों से कहा कि आप स्वर्ण रेखा नदी पार करके आप बंगाल की तरफ नहीं आओगे। अच्छा, इतना पैसा था तो देने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं थी। इस प्रकार से ये व्यवस्था अलीवर्दी खां की चलती रही। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं थे, पुत्रियां थीं। अलीवर्दी खां का एक दामाद था जिसका नाम था मीर जाफर। वो सेनापति हुआ करता था। जब प्रॉपर्टी बड़ी होती है तो सबकी इच्छा होती है कि हम उस पर काबिज हो जाएं। एक प्रकार की प्रॉपर्टी प्लस सत्ता, और सत्ता सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो दामाद साहब जो मीर जाफर, तो उनको ये लग रहा था कि अगले जो बंगाल के नवाब बनेंगे वो हम ही बनेंगे अलीवर्दी खां के बाद। इनकी बेटियां थीं। इन्होंने एक अपनी वसीयत जैसी लिखी और उसमें अपने सबसे छोटी बेटी का एक पुत्र था सिराजुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। बेटी के बेटे को नाती या दौहित्र कहा जाता है। अक्सर किताब में पढ़ते हैं तो वहां पे दौहित्र शब्द लिखा रहता है। सिराजुद्दौला अगले बंगाल के नवाब बने अलीवर्दी खां के बाद। सिराजुद्दौला 23 साल की उम्र में ये लड़का बंगाल का नवाब बन गया। शुरुआत में कोई ज्यादा अनुभव तो नहीं था, लेकिन पारिवारिक डिस्प्यूट यहाँ पर हो गया। इसकी एक मौसी थी, उनका लड़का था शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का नवाब हुआ करता था। शौकत जंग से इसका बवाल हुआ, प्रॉपर्टी को लेके, सत्ता को लेके, क्योंकि बंगाल का नवाब उसको भी बनना था। एक इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, उनसे बवाल हुआ। ठीक है, मीर जाफर मौसिया थे, उनसे भी इस बात के लिए बवाल हुआ, क्योंकि एक वसीयत के अनुसार से उनको गद्दी मिल गई थी और बंगाल की नवाबी एक बड़ी नवाबी कहलाती थी। शौकत जंग, घसीटी बेगम, मीर जाफर, ये पारिवारिक विवाद को देख के वहां के जो अंग्रेज थे उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। जब लगा कि अंग्रेजों को लगा कि यहाँ से हम फायदा उठा सकते हैं, इसने तीनों लोगों को परास्त किया। अंग्रेजों को, घसीटी बेगम को, शौकत जंग को, सबको हराया और अपनी सत्ता काबिज रखी। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से कुछ अनबन शुरुआत से रही। ऐसा कहा जाता अलीवर्दी खां कहीं इसको बता गए थे कि बेटा अगर तुम्हें शासन करना है तो ये जो यूरोप के लोग यहाँ पे अपने पांव पसार रहे हैं, जो कंपनियां डेवलप कर रहे हैं, इनको रोकने का प्रयास करना। एक कारण तो ये भी था। दूसरा ये था
आपको बता दें 1717 में जब फर्रुखियर एक मैग्ना कार्टा जारी कर देते हैं कि बिना चुंगियों करके आप व्यापार करेंगे, तो जो अंग्रेज थे यहाँ पे गलत प्रयोग कर रहे थे। अंग्रेजों के लिए छूट दी गई थी, अंग्रेज एक अपना दस्तक बना देते थे, अपना एक प्रपत्र बना देते थे और भारतीय व्यापारियों से कहते थे तुम भी टैक्स ना दो। इससे राजस्व में हानि हो रही थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पे लगातार अपनी बस्तियां बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। और एक जो तत्कालिक कारण एक यहाँ पे और बनता है, घसीटी बेगम की प्रॉपर्टी को छुपाने और खुद पैसे गबन का आरोप था। ये आरोप जो लगाया गया था ये कृष्ण बल्लभ और राज बल्लभ के ऊपर लगाया गया था। और कृष्ण बल्लभ राज बल्लभ को दंड देना था सिराजुद्दौला को। ये दोनों जाके फोर्ट विलियम में छुप जाते हो, अंग्रेज इनको शरण दे देते हैं। फोर्ट विलियम अंग्रेजों का एक हेडक्वार्टर हुआ करता था, अंग्रेज इनको शरण दे देते। शरण देने का रीजन ये था, एक वही बात है दुश्मन का अगर दुश्मन है तो हमारा दोस्त हो गया। इस बात से सिराजुद्दौला की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचती है और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कलकत्ता पर हमला कर देता है। कलकत्ता पर जब हमला करता है तो कलकत्ते से जो अंग्रेज थे वो भागते हैं, फोर्ट विलियम पे कब्जा किया जाता है। कलकत्ते का नाम ये बदल के अलीनगर को कर देते हैं। अंग्रेज भाग के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कुछ अंग्रेज या तो पैर छू के माफी मांग लेते हैं, या तो कुछ अंग्रेज एक बंगाल की खाड़ी में, बंगाल के पास एक फुल्टा आइलैंड था, फुल्टा नामक एक द्वीप होता था, वहां पे वायरस फैला था। जिस प्रकार से आज कोरोना फैला हुआ है उसी प्रकार से वहां पे उस समय कोई वायरस फैला था। जान जाने से अच्छा है कि बीमारी हो जाए। ये लोग अपना यहाँ जाके छुप जाते हैं फुल्टा द्वीप पर और वापस अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला आता है। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चलाता है, कलकत्ते का नाम अलीनगर रख दिया जाता है। सिराजुद्दौला की यहाँ पे ये एक जीत होती है। अंग्रेजों की भारत में 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल थी, मद्रास थी और बंबई थी। इनमें से बंगाल हाथ से खिसकता दिख रहा था इसको रोकने के लिए। अब एक चीज आप देखें, अगर भौगोलिक कंडीशन को हम देखें इस तरीके से, ये बंबई प्रेसिडेंसी थी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी थी। बंगाल लगभग अंग्रेज हार चुके थे, अब सहायता चाहिए थी। सहायता लेके या तो यहाँ आते या तो यहाँ जाते। ये सहायता पहुंचाई गई मद्रास में। मद्रास में उस समय जो एडमिरल थे, एडमिरल वाटसन थे और उनके सहयोगी हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव अभी आगे हम बताएंगे। क्लाइव एज ए 10+2 से एज ए क्लर्क ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए थे और उसके बाद गवर्नर तक रॉबर्ट क्लाइव रहे। और अंग्रेजों को भारत में सफलता दिलाने का बहुत बड़ा श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। इसके बाद सिराजुद्दौला ने अपने मौसेरे भाई शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में हराया। एक युद्ध हुआ था मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को हराया। शौकत जंग को हत्या कर दी गई और ये युद्ध भी सिराजुद्दौला जीत गए। अब जब खबर नीचे पहुंचाई गई तो यहां पर एक घटना होती है और वो घटना 20 जून 1756 इतिहास में बताई गई है कि 20 जून 1756 ये काल कोठरी की घटना, इंग्लिश में इसको ब्लैक होल बोलते हैं, काल कोठरी, ये घटना बताई गई। घटना थी क्या? 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी एक कोठरी थी जिसमें 146 लोगों को बंद कर दिया गया। जून का महीना था, भीषण गर्मी थी और 146 लोग जो बंद थे उनको जब सुबह निकाला गया तो 123 लोग मरे हुए पाए गए और 23 लोग जिंदा पाए गए। इन 23 में एक व्यक्ति थे जेड हॉलवेल। जेड हॉलवेल, इनकी किताब है अलाइव द वंडर। बुक का नाम है अलाइव द वंडर। इस किताब में इसका इन्होंने वर्णन किया अलाइव द वंडर में। और ये पूरा जो दोषारोपण लगाया गया ये सिराजुद्दौला के ऊपर लगाया गया कि इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा बताई गई।
हालांकि इसके बहुत से इतिहासकारों ने इसको काल्पनिक बताया है, कहा इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, ये विवादास्पद घटना है। लेकिन पेपर में काल कोठरी या ब्लैक होल जैसी घटना आती है तो हमको दो चीजें फिलहाल ध्यान रखनी होती है। एक तो जे हॉल में की किताब एलाइक द वंडर, जिसमें इसका वर्णन है, और इसका जो ठीकरा फोड़ा गया था वो सिराजुद्दौला के ऊपर फोड़ा गया। कहा यह गया कि सिराजुद्दौला ने हमारे महिलाओं और बच्चों और बेगुनाह लोगों को इस तरीके से तड़फा के मारा। महिलाओं बच्चों को इंक्लूड करने का मतलब है कि महिलाओं और बच्चों के नाम पर फीलिंग्स अपने आप हम लोगों की बढ़ जाया करती हैं, और जब फीलिंग्स बढ़ जाती है तो गुस्सा अपने आप आएगा। ये नीचे जाके क्या बताते, नीचे जाने का मतलब ये हुआ जब बंगाल से ये लोग मद्रास पहुंचे तो वहां ये कैसे कहते कि हमको मारा गया, हम जान बचा के भाग गए, तो इनसे पूछ लिया जाता कि आप क्या कर रहे थे। तो इसमें इस बात को ऐड करके बताया गया, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात बताई गई, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इस तरीके से मारा गया, ये हुआ। इससे जो नीचे लोग बैठे थे ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग एक गुस्सा पनपी। एडमिरल वाटसन जल की तरफ से अर्थात बंगाल की खाड़ी होते हुए बंगाल पहुंचता और रॉबर्ट क्लाइव थल से होते हुए बंगाल पहुंचता, लेकिन वहां की जो स्थिति थी उसमें लड़ने की पे ये लोग ज्यादा तैयार नहीं थे। कंपनी से और सहयोग मांगने का प्रयास किया तो कंपनी ने भी मना कर दिया, हम नहीं दे पाएंगे। यहां पर एक संधि होती है, बंगाल में दोबारा प्रवेश करने के लिए एक संधि होती है जो कि इतिहास में कहलाती है अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 को संधि होती अलीनगर की। इसके बाद यहाँ पे ये लोग काम करना फिर शुरू कर देते हैं, यानी अलीनगर की संधि से अंग्रेजों का यहाँ पे एक पुनः काम कलकत्ता में बंगाल में शुरू हो जाता है। सिराजुद्दौला को इस बात का भ्रम ये आ गया होगा, जहां तक लगता है कि हम एक बार अंग्रेजों को मार चुके हैं, दोबारा फिर मार लेंगे। फरवरी के बाद मार्च आता है, 23 मार्च 1757 को फ्रांसीसी भी यहाँ पे थे। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पे गुस्सा उतारी और चंद्रनगर की बस्ती छीन ली। अब सीधी लड़ाई नहीं जीती जा सकती थी, आप अंदाजा लगा लो, 1 अनुपात लगभग 15 का सेना का अनुपात था। 1 अनुपात 15 का सेना अनुपात था, यानी अंग्रेजों के पास सेना कम संख्या में थी और सिराजुद्दौला के पास सेना ज्यादा संख्या में थी। अब लड़ाई कैसी की जाए, जो लड़ाई सीधी नहीं जीती जा सकती है उस लड़ाई में छल किया जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है, और उस पूरे छल का जो सूत्रधार बना वो बना रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले पारिवारिक घटनाक्रम को देखा तो उसको घसीटी बेगम मिल गई, मीर जाफर मिल गए, ठीक है, जगत सेठ जैसे लोग मिल गए। इन लोगों का एक षड्यंत्र तैयार किया और एक पूरी रूपरेखा तैयार करने के बाद उसमें यह तय हुआ कि कंपनी को क्या मिलेगा, मीर जाफर को क्या चाहिए, ठीक है, घसीटी बेगम को क्या चाहिए। घसीटी बेगम के हिस्से में प्रॉपर्टी आ रही थी, मीर जाफर के हिस्से में बंगाल की नवाबी आ रही थी, और कंपनी को देखें तो एक बड़ा अमाउंट 24 लाख पाउंड और उसके बाद 24 परगने की जमींदारी, इस तरीके से कई चीजों पे साइन हुए और एक षड्यंत्र रचा गया। रॉबर्ट क्लाइव जब पूरा षड्यंत्र लगभग बना चुका तो उसने मीर जाफर से कहा कि तुम चले जाओ, अब तुम्हारा भतीजा है, तुम्हें माफ कर देगा, अब पुनः तुमको अपनी सेना में रख लेगा। मीर जाफर वापस आते हैं और इस पे सिराजुद्दौला पारिवारिक व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं मान जाता है, लेकिन आधी सेना का सेनापति बनाता है। चूंकि उसका पहला सेनापति मीर मदान पहले से था तो आधी सेना का सेनापति बनाता है। इस बात के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में यह कहा कि आपने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है। अलीनगर की संधि जो हुई थी वो उस पे बंगाल में अंग्रेजों ने काम करना शुरू कर दिया था, और अलीनगर की संधि का उल्लंघन का गलत आरोप रॉबर्ट क्लाइव ने भेज दिया। सिराजुद्दौला गुस्से में आ गया, उसने कहा मैंने कोई अलीनगर की संधि का उल्लंघन नहीं किया है, और स्वयं बोला कि हम युद्ध करेंगे, तुमको मारेंगे। क्लाइव यही चाहता था, युद्ध किया नहीं जाता, युद्ध के लिए भड़काया जाता है। आपने देखा होगा भारत की हमेशा रणनीति पहला हमला कभी नहीं करते हैं। क्लाइव की इस चाल में सिराजुद्दौला फंस गए और वह युद्ध इतिहास में कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध। प्लासी की अगर बात कहें तो 23 जून 1757 को बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे एक गांव था जहां पे पलास के पेड़ हुआ करते थे, गांव का नाम पलासी था, वहां पे युद्ध हुआ। मुश्किल से 1.5 घंटे युद्ध चला। अंग्रेजों को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव,
और सिराजुद्दौला के दो सेनापति यहाँ पे मीर मदान और मीर जाफर थे। मीर मदान शुरुआत में लड़ रहे थे, लेकिन अचानक से उनके एक तीर लगता है जिससे वो हताहत हो जाते हैं। अब जिम्मेदारी थी मीर जाफर की। मीर जाफर इस युद्ध में यहाँ गद्दारी कर जाता है। वो सिराजुद्दौला से बताता है कि हम युद्ध हार रहे हैं जबकि ये लोग युद्ध जीत रहे थे, आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जावें। युद्ध में सेनापति की बात मानना जरूरी होती है और वो अपने युद्ध छोड़ के कहीं चला जाता है। इस बात की सूचना मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव को दे देता है। यही पूरा षड्यंत्र था। मीर जाफर हिंदुस्तान के इतिहास में गद्दारों के रूप में गिना जाता है। अब क्लाइव ये कैसे पता करेंगे कहाँ छुपने गया होगा? तो घसीटी बेगम भी इनकी टीम में थी और हर घर वाले को ये जरूर पता होता है कि मेरे घर के बच्चे गए कहाँ हैं, उनके दोस्त कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, सबको पता होता है। क्लाइव ने कोई पता करने में देर नहीं लगी। शाम तक इनके एक दोस्त के घर से गिरफ्तार किया गया और बीच चौराहे पे हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। 3 से 4 दिन तक क्लाइव ने वेट किया और शर्त के अनुसार सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। मीर जाफर बंगाल के अगले नवाब बने, ये शर्त थी। मीर जाफर इतने खुश हो गए, 24 लाख पाउंड इनको एज गिफ्ट में दिए कंपनी को। 24 परगना एक जिला है वो पूरा दिया। यही 24 परगना जहां पर सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है, बंगाल टाइगर पाया जाता है, ये इनको दे दिया। मीर जाफर कभी समझ ही नहीं पाए कि हम कठपुतली हैं, पपेट हैं। इनको क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। जब अंग्रेजों को जितना पैसा चाहिए था बंगाल से ले लेते थे। जब तक ये समझ पाते कि हम सिर्फ कठपुतली बने हैं, अंग्रेज इनसे 2 कदम आगे थे। इनके ही दामाद मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया। मीर कासिम अगले नवाब बन गए। मीर कासिम जब अगले नवाब बन गए तो मीर कासिम की जो सोच थी वो थोड़ी अलग टाइप की थी। शासन करना आता था। जो भी पुराना बिल वगैरह बाकी था अंग्रेजों का, उस पे कहा शासन के तरीके हो। ये बात अंग्रेजों को कतई अच्छी नहीं लगी। उनको लगा हमने तुम्हें गद्दी पे बैठाया, तुम हम ही से चुंगी वगैरह, टैक्स वगैरह, रेवेन्यू लोगे। इस बात पे दोनों का मतभेद हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, मीर कासिम ने भी राजधानी परिवर्तन की थी और मीर कासिम ने जो राजधानी परिवर्तन की थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर की थी। राजधानी परिवर्तन को लेके हमारे कई क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, ये हम आपको बताएंगे। कौन सी राजधानी किसने परिवर्तित की? जब हम लोग दिल्ली सल्तनत देखते हैं तो वहां भी मोहम्मद बिन तुगलक में राजधानी परिवर्तन होती है। इवन आज के भारत की राजधानी परिवर्तन का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी कलकत्ता राजधानी नहीं, अगली राजधानी दिल्ली होगी। और 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। यहाँ राजधानी परिवर्तन करने का रीजन ये था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से हम थोड़ा दूर रहे। मीर कासिम ने राजधानी परिवर्तन की। मीर कासिम, अंग्रेजों की लड़ाई भी हुई, हार गए। अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी से हटाया और पुनः मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया। मीर जाफर इस बार फिर गद्दी पे बैठेंगे। मीर जाफर 2 बार गद्दी पे बैठे। अब इसके बाद जो एक बड़ा घटनाक्रम होता है, पेपर के दृष्टिकोण से अक्सर पूछा जाता है, वो होता है बैटल ऑफ बक्सर, अर्थात बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध हुआ वो होता है 22 अक्टूबर 1764। 2 युद्ध हम बता रहे हैं, एक हमने बताया अभी प्लासी और दूसरा बक्सर। बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे ये जगह पड़ती है, ठीक है। जब यूपी से हम लोग बिहार की तरफ जाएंगे तो शुरुआती डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है बक्सर, गंगा के किनारे बसा हुआ है। बक्सर में एक तरफ अंग्रेज लड़ रहे तो दूसरी तरफ बैड, BAD, 20 का मतलब हो गया बंगाल, A का मतलब हो जाएगा अवध और D का मतलब हो जाएगा दिल्ली। बंगाल, अवध और दिल्ली याद करने के लिए बैड बॉय हम लोग दिमाग में रख सकते हैं। बंगाल के जो नवाब मीर कासिम हमने बताया, मीर कासिम बंगाल से हो जाएंगे। अवध से सुजाउद्दौला हो जाएंगे, सुजाउद्दौला। और दिल्ली से अगर हम बात करें तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। बंगाल, अवध और दिल्ली के शासक मिलकर आपस में लड़े, संयुक्त सेना बनी। और यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। वो कौन सा पहला युद्ध था जिसमें भारतीय राजा पहली बार अंग्रेजों के आमने सामने आए? बक्सर का युद्ध था। वो कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की जड़ें हिंदुस्तान में जमना शुरू हो गई? वो बक्सर का युद्ध था। लड़ा कब गया? 1764, 22 अक्टूबर 1764। और इधर अंग्रेजों की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों के कैप्टन सेनापति थे।
और इधर से संयुक्त सेना थी, ये संयुक्त सेना हार जाती है, हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं। अब यहां के बाद जब अंग्रेज जीतेंगे तो एक संधि होगी, अब वो संधि फिर क्लाइव करेगा। अभी पिछले बार आरओ का जो पेपर हुआ था, ये 2016 वाला जो कैंसिल होकर हुआ, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था क्लाइव का पुनः भारत वापस आना। क्लाइव यहाँ पे पुनः भारत वापस आए थे। 1757 में क्लाइव तो थे ही, लेकिन यहाँ पे हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। लेकिन 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, 1765 में इलाहाबाद की संधि, और ये इलाहाबाद की जो संधि होती है ये रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। इलाहाबाद की दो संधियां हैं, एक 12 अगस्त 1765, एक है 16 अगस्त 1765। पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव करते हैं और दूसरी संधि करते हैं शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे। दो संधियां होती हैं। वैसे तो संधि होनी अवध में थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इनको कहा अवध नहीं इलाहाबाद आओ, इसी जगह पर संधि हुई, इसलिए इसका नाम इलाहाबाद की संधि पड़ गया। पेपर के दृष्टिकोण से देखें तो इलाहाबाद की संधि 1765 इतना पर्याप्त होता है। शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय या ये नाम लिखे हों तो हम लोग शाह आलम द्वितीय को टिक करते हैं, जो ज्यादा चेक भी किया गया है। एक्चुअल दो संधियां हैं, 12 अगस्त और 16 अगस्त। ठीक है, 1665 में संधि हो जाती है। अब इसके बाद बंगाल का शासन लगभग अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है और यहाँ से शुरू होता है द्वैध शासन। द्वैध शासन में रेवेन्यू को अंग्रेज अपने हाथ में रखते हैं और जुडिशरी सिस्टम को भारतीयों को सौंप देते हैं। बंगाल इसी प्रकार से चला। बंगाल के जो अंतिम नवाब थे वो थे मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला को बंगाल का अंतिम नवाब कहा गया। मुबारक-उद-दौला ये बंगाल के अंतिम नवाब थे। आपको बता दें, मुबारक-उद-दौला को जो पहले न्यायाधीश बनेंगे, आपको मालूम होगा 1773 के जो एक कोर्ट बनाया गया था, इलेजा एमपी। इलेजा एमपी ने इनको फैंटम की संज्ञा दी थी मुबारक-उद-दौला को। फैंटम यानी बैताल, विक्रम बैताल वाला। बैताल की संज्ञा किसने दी थी? इलेजा एमपी ने कहा था बंगाल के अंतिम नवाब को मुबारक-उद-दौला। अंतिम वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो ये बंगाल की कहानी हुई। यहाँ से कई क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बंगाल में स्वायत्त शासन, मुर्शीद कुली खां की बात करें, बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। ये क्वेश्चन लगभग पेपरों में पूछे जाते हैं, अपने आप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा। तो आज हम लोग यहाँ तक करेंगे और इसके आगे फिर अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।